नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ऐलान हो गया कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन भजनलाल शर्मा का नाम हैरान करने वाला है। वो पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक दल के नेता चुने गए। इससे पहले न कभी मंत्री रहे, न कभी मंत्री का दर्जा रहा। पहली बार चुनाव जीत कर आए और सीधे राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता तय हो गया। हालांकि भजनलाल शर्मा का संगठन का अनुभव काफी है। वो 20 साल से संगठन में काम कर रहे थे। राजस्थान बीजेपी के 4 बार महामंत्री रहे हैं। 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया है। लेकिन ये उनके मुख्यमंत्री बनने का आधार होगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भजनलाल शर्मा की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, जबकि वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर होंगे। आज विधायक दल की मीटिंग में इन चारों नामों पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ। हालांकि मेरी जानकारी है कि कल तक दिल्ली में बीजेपी की इंटरनल मीटिंग्स में यह लगभग तय हो चुका था कि दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसके पीछे तर्क यह था कि महिला आरक्षण के बाद अगर किसी एक महिला को रिप्लेस करना है तो महिला को बनाया जाए, ये बेहतर होगा। लेकिन आज सुबह जातिगत समीकरणों को साधने की बात आई तो यह तय हुआ किसी ब्राह्मण को बनाया जाए ताकि कोई विवाद ना हो और जातिगत समीकरण भी बने रहें। इसके बाद दिया कुमारी को राजपूत और प्रेमचंद बैरवा को दलित समाज के चेहरे के तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला हुआ। जब ब्राह्मण नेता की खोज शुरू हुई तो इस बार चुनकर आए बीजेपी के 10 ब्राह्मण विधायकों में से भजनलाल शर्मा सबसे उपयुक्त दिखाई दिए। संगठन के आदमी हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, कोई इनका विरोध नहीं करेगा, यह मानकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर भजनलाल शर्मा के नाम को फाइनल किया गया। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज लेकर जयपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले होटल में वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की। इसके बाद वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहां पार्टी के विधायकों से अलग अलग ग्रुप्स में बात की और फिर विधायक दल की औपचारिक मीटिंग शुरू हुई। मंच पर राजनाथ सिंह, अरुण सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े के अलावा वसुंधरा राजे और सीपी जोशी भी थे। वसुंधरा राजे के हाथ में राजनाथ सिंह ने एक पर्ची थमाई। वसुंधरा ने पर्ची को खोलकर पढ़ा, फिर चश्मा लगाकर दोबारा देखा और उसके बाद वो खामोशी से बैठ गई। पर्ची उनके हाथ में थी। 2 मिनट बाद राजनाथ सिंह ने इशारा किया और वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। वहां मौजूद सभी विधायकों ने सपोर्ट किया। उस वक्त तक भजनलाल शर्मा मंच के सामने विधायकों के साथ सबसे पीछे बैठे थे। भजनलाल शर्मा इस मीटिंग में सबसे आखिर में पहुंचे थे, क्योंकि इस मीटिंग में आने वाले विधायकों के स्वागत की जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा के पास थी। भजनलाल सबके स्वागत के बाद मीटिंग में पहुंचे। उनके नाम का ऐलान हुआ तो फिर सभी नेताओं ने मंच पर भजनलाल शर्मा का स्वागत किया और इसके बाद मीटिंग खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। और फिर राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि भजनलाल शर्मा के साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होंगे। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए।
और मैं आश्वस्त हूं कि त्रिभजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने त्रिभजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ तो राजस्थान बीजेपी के बड़े बड़े नेता और सारे विधायक हैरान रह गए। किसी को भी इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं थी कि पहली बार विधायक बने नेता को नरेंद्र मोदी सीधे विधायक दल का नेता चुनवा देंगे, उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। हालांकि इतिहास गवाह है, मोदी के साथ खुद यह हुआ था। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त वो विधायक नहीं थे, उसके पहले कभी विधायक नहीं रहे। मुख्यमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी ने कभी विधानसभा का मुंह नहीं देखा था। लेकिन नरेंद्र मोदी को संगठन का जबरदस्त अनुभव था। वो पूरे देश में अलग अलग जगह संगठन मंत्री रहे थे। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले कभी वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे, वो कभी पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। पहली बार एमपी बने और सीधे प्रधानमंत्री बनकर पार्लियामेंट पहुंचे। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात बिल्कुल अलग है। उन्हें 13 साल मुख्यमंत्री रहने का अनुभव था। वो पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से एक थे। भजनलाल शर्मा के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मोदी सबको अवसर देते हैं। हां, इतना जरूर कहना पड़ेगा कि भजनलाल शर्मा राजनीति में नए नहीं है। 20 साल से बीजेपी में सक्रिय रहे, 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ 4 बार राजस्थान बीजेपी के महामंत्री रह चुके हैं। पिछले 1 साल में राजस्थान में मोदी और अमित शाह की जितनी भी रैलियां हुई, उन सभी रैलियों के आयोजन की जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा ने ही निभाई। जेपी नड्डा से भी उनका पुराना नाता है। भजनलाल शर्मा ने पूरे राजस्थान का दौरा किया, राजस्थान के हर इलाके से वाकिफ हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं। लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें सांगानेर से चुनाव लड़वाया और उन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 से ज्यादा वोटों से हराया। और अब भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे, 3 दिन बाद शपथ लेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। यह मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। भजनलाल शर्मा को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करके नरेंद्र मोदी ने बड़ी चतुराई का काम किया है। असल में राजस्थान में बीजेपी ने 19 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, उनमें से 10 उम्मीदवार जीते। राजस्थान में ब्राह्मणों की संख्या 13% से ज्यादा है। हर पार्टी ब्राह्मणों को तरजीह देती है। अब तक राजस्थान में जो 14 मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें से 6 ब्राह्मण रहे हैं। भजनलाल शर्मा 7वें ब्राह्मण मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि ये फीलिंग थी कि उत्तर भारत में बीजेपी शासित राज्यों में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिलता, ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है, इसलिए राजस्थान में एक ब्राह्मण नेता को आगे करके मोदी ने इस फीलिंग को भी खत्म कर दिया। दूसरी बात, पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। कार्यकर्ता भी
नेता बन सकता है, नेतृत्व कर सकता है। इसके अलावा अब जो विधायक अपने नेता के लिए माहौल बनाने में लगे थे, जो नेता खुद दावेदारी पेश कर रहे थे, उनको भी जवाब मिल गया। भजनलाल शर्मा ऐसा नाम है जिसका न कोई विरोध कर सकता है, न किसी दूसरे गुट को तरजीह देने का इल्जाम लगा सकता है। आज भजनलाल के नाम के ऐलान के बाद यह साफ दिखाई भी दिया, जो विधायक कल तक वसुंधरा राजे का नाम ले रहे थे, आज वही कहते सुनाई दिए कि वसुंधरा उनकी नेता हैं, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। जब वसुंधरा ने पार्टी का फैसला मान लिया, जब उन्होंने ही भजनलाल शर्मा के नाम के प्रस्ताव किया, तो फिर किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? वसुंधरा जी के हम समर्थक हैं, ये बात ठीक है कि भाई समर्थक हैं। समर्थक होना अलग बात है और पार्टी का फैसला अलग बात है। पार्टी का फैसला वसुंधरा जी ने माना, हमने भी माना। पार्टी के नेतृत्व ने सोच के ही भजनलाल जी को, दिया कुमारी जी को और प्रेमचंद बैरवा को बनाया है। देखिए, एक सच्चे कार्यकर्ता की पहचान है। निश्चित रूप से एक जो कार्यकर्ता है जिसने एबीवीपी से लेकर युवा मोर्चे तक काम किया, उसको एक पारितोषिक मिला है और इससे हमें कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह होता है कि भारतीय जनता पार्टी में असली लोकतंत्र जिंदा है। इसमें किसी को कभी भी उचित सम्मान मिल सकता है जो भजनलाल जी शर्मा को मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में तो कितने झगड़े हुए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी, अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है दूसरी बार, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजनलाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री। मोदी के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका उन नेताओं को लगा जो ये उम्मीद पालकर बैठे थे कि अगर वसुंधरा राजे का नाम कटा तो उनका नंबर आ सकता है, जातिगत समीकरण उनके पक्ष में काम कर सकते हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा का नाम तय होने के बाद ऐसे ज्यादातर नेता खामोश हैं। आज सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा बोले। मीणा ने कहा वो तो पहले ही कह रहे थे कि बहुत चौंकाने वाला नाम होगा। वाकई में भजनलाल का नाम सुनकर सब चौंक गए, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अपना दर्द छुपा नहीं पाए। उन्होंने कहा वो मुख्यमंत्री की रेस में तो पहले नहीं थे, अब मंत्री की रेस में भी नहीं है। मैं तो वही बता सकता था कि एक सरप्राइज मिलेगा राजस्थान को, जो सरप्राइज मिल गया। एक अनुभवी व्यक्ति को जो 3 बार हमारे पार्टी का महामंत्री रहा, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा हुआ है, वो मुख्यमंत्री बन गए, बड़ी खुशी की बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। सीनियर की अवहेलना नहीं हुई लगता आपको? सीनियर क्या होता है राजनीति में, सीनियर जूनियर? मेरे नाम की चर्चा चलती रहती है। लेकिन क्या ये दिखावे की खुशी तो नहीं है? नहीं, दिखावे आप देख सकते हो, ये दिखावे की खुशी है क्या? ये तो अंतर्मन से खुशी निकल रही है। मैंने पहले कह दिया था मैं मुख्यमंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ और अब कह के जा रहा हूँ मंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ। बीजेपी के राजस्थान यूनिट के अध्यक्ष सीपी जोशी और बीजेपी के एमएलए बाबा बालकनाथ का नाम भी सीएम कैंडिडेट की रेस में काफी चर्चा में था। भजनलाल शर्मा का नाम फाइनल होने के बाद बाबा बालकनाथ ने कहा नाम तो बहुत लोगों का चलता है, लेकिन पार्टी सोच समझकर फैसला करती है। जो पार्टी हाईकमान ने तय कर दिया वो सही है। सीपी जोशी ने भी कहा कि भजनलाल शर्मा ने पार्टी के लिए काफी काम किया है। उनकी मेहनत और उनका अनुभव देखकर उन्हें चुना गया। भजनलाल जी बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता है। भजनलाल जी ने लंबे समय से पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए पूरे रात दिन एक किया है। अपना घर परिवार छोड़कर पार्टी के काम में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। तो आज एक ऐसे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के रूप में पाकर पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ऊर्जा का संचार हुआ। देखिए, पहली बार विधायक जरूर बने हैं, लेकिन अनुभव उनका हम सब कार्यकर्ताओं में सबसे अच्छा अनुभव है, सबसे ज्यादा अनुभव है। पार्टी को यहाँ तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है कार्यकर्ता के नाते। क्या उन्हें अनुमान था, आभास था, या वो भी बाकी सबकी तरह? बिल्कुल नहीं, हमारे से पिछले वाली पंक्ति में बैठे थे और बिल्कुल उनको आभास नहीं था। लेकिन एक कार्यकर्ता को जिस प्रकार से सम्मान दिया तो हम सबको भी बहुत
भावुकतापन भी उनके प्रति कि किस प्रकार से कार्यकर्ता को पहचान कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान की सत्ता पर उनको जिम्मेवारी दी है। कई नाम चल रहे थे जिनमें से एक नाम आपका भी था, तो कितना सरप्राइजिंग था उनका मेरे को नाम? ये बात बताओ, मेरा नाम चलाया किसने? मेरा नाम तो चलाने वाले आप लोग थे, ठीक है ना। मेरा नाम कोई ऐसा नहीं था, आप लोगों ने पता नहीं क्यों कैसे कैसे चलाया, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं। हम अपने वर्तमान में जीते हैं। मोदी ने भजनलाल शर्मा के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर, वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाकर सारे जातिगत समीकरण दुरुस्त कर दिए। दिया कुमारी राजपूत हैं, प्रेमचंद बैरवा शेड्यूल कास्ट हैं और वासुदेव देवनानी सिंधी समाज से आते हैं। दिया कुमारी जयपुर राजघराने से हैं। उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव जीता है, 1 बार लोकसभा का चुनाव जीती हैं। सांसद रहते हुए उन्होंने जयपुर की विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार को 71,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा दिया कुमारी के नाम की थी, लेकिन अब वो भजनलाल शर्मा की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगी। जो कार्यकर्ता है, जो भजनलाल जी हमारे बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने संगठन में काम किया, उनको जिम्मेदारी सौंपी पार्टी ने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और मुझे भी सौंपी। तो ये देखिए पार्टी जिस तरह से सोचती है और हर कार्यकर्ता को अवसर मिलता है, अगर वो हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है, तो ये देखिए पार्टी की बहुत अच्छी रीति है। सारे चैलेंजेस एक्सेप्टेड है। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के लिए काम करती है, गरीब से गरीब व्यक्ति, वंचित से वंचित व्यक्ति के लिए काम करती आई। उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी। राजस्थान के दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा भी एबीवीपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और संगठन में लंबे वक्त तक काम किया। शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दूदू असेंबली सीट से चुनाव जीते हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं। आज प्रेमचंद बैरवा ने कहा, दूसरों को तो छोड़िए, उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि पार्टी उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी। मुझे कभी भी किसी भी फैसले की जानकारी ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। जिन्होंने मुझे छोटे से साधारण कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी है, उसको मैं शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। निश्चित रूप से जो मुझे दायित्व दिया उसको। नरेंद्र मोदी के फैसले को क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनाव किया गया? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हैं और उनका फैसला हमेशा ऐसा ही आता है, चौंकाने वाला, जो आप देख रहे हो। निश्चित रूप से एक साधारण सा कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकता, उसको इतना दायित्व देके मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। कार्यकर्ता छोड़िए, इन लोगों के परिवार वालों को भी जानकारी नहीं थी। भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने की खबर भरतपुर पहुंची। वहां बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारे लगाए और इसके बाद भजनलाल शर्मा के समर्थक उनके घर पहुंच गए। भजनलाल शर्मा के माता पिता स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी जाहिर करें तो कैसे करें, कहें तो क्या कहें। भजनलाल शर्मा की पत्नी भी खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। सबने बस इतना ही कहा कि ये भगवान की कृपा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद। भगवान की मर्जी है भैया, बाकी कोई बात नहीं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की मर्जी है भैया, राज बाबा की मर्जी, बारे की बालाजी महाराज की भाई की मर्जी। मतलब कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा हो जाए? नहीं सोचा, छोटा तो बच्चा देखो, हाँ छोटे काश्तकार को भगवान की मर्जी देखो, काश्तकार को हमारे नहीं, ये सब नहीं, आज सबने देखा है वो भगवान की मर्जी, बालाजी महाराज की मर्जी। सभी के लिए, सभी नेताओं के लिए धन्यवाद, जनता का आभार, बस जनता का आभार और मोदी जी का आशीर्वाद है, वंशी वाले की कृपा है। भजनलाल शर्मा ने अपना पॉलिटिकल करियर एबीवीपी से शुरू किया था। उनका परिवार भरतपुर में रहता है। 2 बेटे हैं, एक बेटा एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है और दूसरा आईएएस की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ट्वीट करके भजनलाल शर्मा को बधाई दी। लिखा, वो आशा करते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।
लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर्स के नामों को जातिगत जनगणना के मुद्दे का असर बताया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा यह राहुल गांधी का असर है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब से कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया तब से बीजेपी कास्ट इक्वेशन पर ध्यान दे रही है। इसका सबूत राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। ये कास्ट जातिगत जनगणना की जो मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखे गए थे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये उसका खास असर आप देख रहे हो। ये वो असर की झलक है। ये जब राहुल जी कास्ट सेंसस के बारे में कह चुके हैं तो एक के बाद एक राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो उसी समीकरण के मुताबिक बनते हैं, जहां कास्ट मतलब जातिगत समीकरण ठीक रहे। अगले दिन ये कह पाए देखो मैं तो कास्ट समीकरण मान के ही सब कुछ करते हैं। राहुल गांधी जी जो बात उठाते हैं, मोदी जी तुरंत वो बात को अपनाते हैं और लागू करने में लग जाते हैं। बीजेपी के नेता अगर कांग्रेस के फैसले की बात करें, कांग्रेस के अगर नेता हैं वो बीजेपी के फैसलों को अगर राहुल गांधी का असर बताना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी की जीत की गारंटी है। लेकिन आज का दिन भजनलाल शर्मा का है। शर्मा जी का बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रह चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस में एमए है। परिवार भरतपुर के अरारी गांव में रहता है। भरतपुर से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। 2003 में भजनलाल शर्मा ने भरतपुर की नदबई सीट से टिकट मांगा, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त जितेंद्र सिंह को टिकट दिया। भजनलाल इस सीट पर बागी उम्मीदवार के तौर पर लड़े। उन्हें 5,969 वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। यहां बीजेपी के उम्मीदवार भी राज परिवार की दीपा कुमारी से हार गया। अब शायद पहला मौका है जब बीजेपी ने पार्टी से बगावत करने वालों को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इसके पीछे भजनलाल शर्मा की एक कार्यकर्ता के तौर पर कड़ी मेहनत है। 20 साल तक भजनलाल शर्मा ने दिन रात संगठन का काम किया। फ्रंट में आकर काम करने वाले पदाधिकारी रहे। गहलोत सरकार के खिलाफ पिछले 5 साल में आंदोलन खड़ा करने वाले, संघर्ष करने वाले, सड़क पर आकर लड़ने वाले भजनलाल ने पार्टी के बड़े नेताओं के दिल में जगह बनाई। जैसे राज्य कर्मचारी महासंघ के आंदोलन में वो सामने आकर लड़े। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मार खाई, कई बार तबीयत बिगड़ी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ तो भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 20,000 से ज्यादा जगहों पर इसके सामूहिक सुनने का आयोजन किया। चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की हर सभा का संचालन भजनलाल शर्मा ही करते दिखाई देते थे। चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत करने की जिम्मेदारी भी भजनलाल शर्मा की थी। भजनलाल शर्मा इस बार भरतपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सांगानेर से अशोक लाहौटी का टिकट काटकर चुनाव लड़वाया। पहली बार एमएलए बने और पहली बार में ही आज विधायक दल के नेता चुन लिए गए। एक साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर पूरा करने के लिए भजनलाल शर्मा ने कड़ी मेहनत की है। वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सब उनको पसंद करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये बॉर्डर स्टेट है, यहां कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, इसलिए चुनौती बड़ी है। भजनलाल शर्मा के सामने पहला लक्ष्य होगा लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना। राजस्थान में पिछली बार लोकसभा की 25 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। भजनलाल को यह परफॉर्मेंस रिपीट करनी होगी। इससे कम में काम नहीं चलेगा और यह काम आसान नहीं है। जहां तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सवाल है तो भोपाल और रायपुर दोनों शहरों में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। दोनों जगह कल स्वेरिंग सेरेमनी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायपुर भी जाएंगे, विष्णुदेव के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और भोपाल में मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बताया कि भोपाल के
लाल परेड ग्राउंड में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, हिम्मत बिस्वा शर्मा जैसे बड़े बड़े नेता शामिल होंगे, इसलिए परेड ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया है। मंच भी करीब करीब बनकर तैयार है। आज मोहन यादव खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। मोहन यादव ने कहा, चूंकि मध्य प्रदेश में पार्टी की जीत ऐतिहासिक हुई है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होगा, जनता के बीच होगा, इसलिए वो नहीं चाहते किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए। सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सामान्य दिन की तरह लिया, लेकिन ये बात सही कि जवाबदारी हमको सेवक के नाते से मिली है और इस सेवा की भावना के आधार पर क्या जनता के बीच में कर सकते हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं, ये लगातार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। और कल चूँकि पहले शपथ का कार्यक्रम है, तो स्वाभाविक रूप से सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है। तो कहीं हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छी बात दिखाई दी। नई सरकार गठन से पहले आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ मध्य प्रदेश के नए होने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने पहुंचे। कमलनाथ ने मोहन यादव को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और सरकार को पूरा सपोर्ट करने का वादा किया। मीटिंग के बाद कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस पॉजिटिव भूमिका निभाएगी, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी, सरकार को उन वादों को पूरा करने के लिए विवश करेगी जो चुनाव के दौरान बीजेपी ने जनता से किए। देश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष के तौर पे? विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के भविष्य की। मध्य प्रदेश में आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, खुलकर बोले, खूब बोले। जो लोग ये कह रहे थे कि शिवराज नाराज हैं, शिवराज ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया, शिवराज सिंह पार्टी लीडरशिप के फैसले से नाखुश हैं, उनको शिवराज सिंह चौहान ने सीधा जवाब दिया। शिवराज ने कहा कि 18 साल तक बीजेपी ने उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, सांसद बनाया, विधायक बनाया, पार्टी में महामंत्री बनाया, बीजेपी ने उन्हें सब कुछ दिया है, अब पार्टी को लौटाने का वक्त है। शिवराज सिंह ने कहा, वो पार्टी से नाराज होना तो दूर, पार्टी से कुछ मांगने से पहले मरना पसंद करेंगे। शिवराज ने कहा कि पार्टी हमेशा सोच समझकर सबको जिम्मेदारी देती है, अब उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरे मन से, पूरी शक्ति से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। देखिए, ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। हालांकि शिवराज एक बार फिर मुख्यमंत्री नहीं बने, इससे कुछ महिलाएं जरूर निराश हैं। आज बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह सुबह शिवराज के घर पहुंच गईं। शिवराज उनसे मिलने पहुंचे तो कई महिलाएं जोर जोर से रोने लगी। शिवराज भी भावुक हो गए, लेकिन महिलाओं को समझाया, कहा कि पहले भी पार्टी की सरकार थी, आज भी पार्टी की सरकार है, पहले भी वो बहनों का ख्याल रखते थे,
आगे भी बहनों का ख्याल उसी तरह से रखेंगे। आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बहन के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महिलाओं, बहनों और बेटियों के सपोर्ट की बात की। शिवराज ने कहा कि चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनके काम के साथ साथ लाडली बहना जैसी मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी अहम रोल रहा है। माताओं, बहनों, बेटियों ने जिस तरह बीजेपी के प्रति सम्मान दिखाया, वो भी पार्टी की जीत का एक अहम कारण है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले, अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी मुख्यमंत्री और जनता के नहीं रहे, परिवार के रिश्ते रहे हैं। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा, और उनकी सेवा में जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है। ये कहना तो बेमानी होगा कि शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए जाने से आहत नहीं हुए होंगे, लेकिन वो अपनी पार्टी को जानते हैं। यहां दिल पर चोट लगी हो तो भी दर्द दिखाने की परंपरा नहीं है। वो जानते हैं कि एक दिन पार्टी ने उनको भी एक साधारण कार्यकर्ता से उठाकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। 20 साल मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका दबदबा रहा, और मैं कहूंगा कि आज भी उन्होंने बड़ी समझदारी से बात की, पार्टी का एहसान माना, मध्य प्रदेश के चुनाव में जीत के लिए नरेंद्र मोदी के प्रभाव का जिक्र किया। शिवराज मोदी को भी जानते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि मोदी से मांगने से कुछ हासिल नहीं होता। मोदी अपने हिसाब से सबकी भूमिका तय करते हैं। इसीलिए शिवराज सिंह का भविष्य क्या होगा, आगे उनका रोल क्या होगा, ये भी मोदी डिसाइड करेंगे। यही बात वसुंधरा राजे पर भी लागू होती है। वो भी अनुभवी नेता हैं, लंबे समय तक राजस्थान में बीजेपी की सुप्रीम लीडर रही हैं। वो भी शिवराज की तरह अपने राज्य में ही रहना चाहती हैं, लेकिन यह तय करना वसुंधरा के हाथ में नहीं है। नॉर्मल तरीके से सोचें तो इन दोनों नेताओं को केंद्र में लाया जा सकता है। मोदी सरकार में इनके अनुभव का फायदा उठाया जा सकता है। मोदी अनुभवी नेताओं के महत्व को समझते हैं, उनके योगदान का सम्मान करते हैं। कल जब भोपाल में नए नेता का चुनाव हुआ और आज जब जयपुर में विधायक दल का नेता चुना गया, तो पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के सम्मान का पूरा ख्याल रखा। दोनों नेता मंच पर मौजूद थे, दोनों नेता की सहमति ली गई और दोनों नए चीफ मिनिस्टर के नाम का प्रस्ताव शिवराज और वसुंधरा से कराया गया। अब इन नेताओं को घर तो नहीं बैठाया जाएगा, लेकिन इन नेताओं की भूमिका क्या होगी, 2024 के चुनाव में इनकी क्षमता का कैसे इस्तेमाल होगा, इसके बारे में अटकलें लगाना बेकार है। जब ऐलान होगा तभी पता चलेगा। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोटों के ढेर अब साहू से ज्यादा कांग्रेस के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब तक
354 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। बीजेपी के नेताओं ने मांग की है कि इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। तभी पता लगेगा कैश का यह भंडार कहां से आया, किसका है और किस काम के लिए यह कैश जमा किया गया था। क्योंकि कांग्रेस पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, इसलिए आज झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने धीरज साहू को कारण बताओ नोटिस जारी करके औपचारिकता तो पूरी कर दी। उन्होंने पूछा, साहू बताएं इतना कैश उनके पास कहां से आया, ये पैसा किसका है। लेकिन धीरज साहू बहुत बिजी हैं, उनके पास अभी कांग्रेस को जवाब देने का वक्त कहां है। वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ बैठकर कैश की काउंटिंग करवा रहे हैं। असल में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तो धीरज साहू के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन रांची में उनके घर और दफ्तर में अभी भी कैश की गिनती जारी है। पता यह लगा कि अब तक करीब 354 करोड़ रुपए के नोटों की काउंटिंग पूरी हुई है। आजादी के बाद 75 साल के इतिहास में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा बरामद की गई ये सबसे बड़ी रकम है। जाहिर है बीजेपी से सियासत का बड़ा इशू बना रही है। बीजेपी ने धीरज साहू के यहां मिले कैश के वीडियो को मनी हीस्ट फिल्म की कॉपी बताते हुए ट्वीट किया। इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट किया और लिखा, जब कांग्रेस देश को ओरिजिनल मनी हीस्ट दिखा रही है तो फिर इसकी काल्पनिक कहानी देखने की जरूरत क्या है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अब सेंट्रल जांच एजेंसीज को यह केस अपने हाथ में लेना चाहिए क्योंकि इस पैसे का सोर्स पता लगाना जरूरी है। गिरिराज सिंह ने कहा, यह पैसा कांग्रेस ने चुनाव में मोदी को हराने के लिए जमा किया था। अभी देखते चलिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सारे चेहरे उजागर होंगे। ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे मोदी जी को हराने के लिए, और अभी तक इंडी घमंडिया गवर्नमेंट का, गठबंधन का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। ना केजरीवाल प्रतिक्रिया किए हैं कि सत्येंद्र जैन क्यों नहीं निकल रहा है, ना ममता दीदी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि पार्थो चटर्जी क्यों बंद है। ये पूरे गठबंधन नहीं है, अपने अपने अपराधों को छुपाने के लिए ये गठबंधन है। इसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, नोटों से भरे कमरों को देखकर हर कोई हैरान है। ये पैसा सिर्फ व्यापार का नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापारी इतना कैश नहीं रखते। ये पैसा किसी एक नेता का नहीं हो सकता, क्योंकि नेता भी नियम कानून जानते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, धीरज साहू के यहां जो पैसा बरामद हुआ है वो दूसरे नेताओं का ब्लैक मनी है। इसमें झारखंड के कांग्रेस नेताओं का हिस्सा भी हो सकता है, इसलिए जांच तो होनी चाहिए। आज तक कांग्रेस पार्टी, आज तक जो एनडीए गठबंधन के नेता क्या आरोप लगा रहे थे कि हम लोगों के पीछे ईडी को लगा रखे हैं, इनकम टैक्स को लगा रखे हैं, सीबीआई को लगा रखे हैं। भाई आखिर वो लोग कहाँ जांच करेंगे? जिसके पास पैसा रहेगा वही ना करेंगे। और आप तो स्पष्ट हो गया। और मैं तो ये मानता हूँ कि धीरज साहू का इतना पैसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उस पैसा का संबंध झारखंड से भी जुड़ा होगा, क्योंकि धीरज साहू झारखंड से जुड़े हुए, उस गठबंधन के वो भी एक पार्ट है। क्योंकि पूरे मामले को अगर सीबीआई से जांच कराई जाएगी, ईडी जांच करे, सीबीआई जांच करे, तो सारे पहलू खुल जाएंगे। पैसा किन किन लोगों का था। कोई भी व्यापारी, हमने कई व्यापारियों से बात की इन 2 दिनों में, हमने पूछा कि भाई इतने नोट आप लोग रखते हो क्या? तो लोगों ने कोई रखता ही नहीं है। अगर 300 करोड़ से अधिक नोट गड्डी के गड्डी मिल रहा है, और कौन तिवारी का जो नाम आया, इंस्पेक्टर तिवारी, तो नाम से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, लगता है कोई झारखंड वगैरह से कनेक्शन तो नहीं होगा। कांग्रेस के पास बीजेपी के आरोपों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए अब कांग्रेस के नेता बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं
वो तो खुद ही जानना चाहते हैं कि धीरज साहू के पास इतना कैश, इतना पैसा कहां से आया, किसका पैसा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अब सरकार जांच करके बताए धीरज साहू के पास जो पैसा मिला वो किसका है। इसके बाद अधीर रंजन ने इस मामले को सियासी टर्न दिया। कहा, बोल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोग तो हजारों करोड़ लेकर देश से भाग गए, लेकिन धीरज साहू तो देश में ही है, इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी जांच करे और अगर धीरज साहू दोषी हो तो उनको फांसी दे दी जाए। मैं ये जानना चाहता है कि उनका ये जो साहू की जो बात कहे जा रहे हैं, उनका क्या है वो भी पता नहीं है मुझे, किसी को पता नहीं, आम लोगों को भी पता नहीं। उनका घर से इतने सारे करोड़ रुपया बरामद हुई, बस यही है ना। तो इसके पीछे राज क्या है, कहाँ से लूटे गए हैं, कहाँ से वो धंधा किए हैं, ये सब आम लोगों को जानकारी देना चाहिए। और ये इसको फांसी होगी, ये उम्र कैद साजा देना चाहिए, क्या वो करना चाहते हैं सरकार वो भी बताइए। कानून के मुताबिक इनके खिलाफ क्या क्या किया जाते, जो मेहुल चोकसी के खिलाफ नहीं किए गए, जो नीरव मोदी के खिलाफ नहीं किए गए, जो विजय माल्या के खिलाफ नहीं किए गए, कम से कम देश में तो है। वो तो भागे, ये तो 100 करोड़ 200 करोड़ हो सकते इनके जेब में और इनके सारे दफ्तर में, वो तो हजारों करोड़ पैसा चोरी करके भागे। अभी जब बीजेपी के जब मतलब होते हैं वो लाखों करोड़ की बात में उनके अच्छा लगता है, 100-200 करोड़ बात में उनको अच्छा नहीं लगते। कल अधीर रंजन कह रहे थे कि धीरज साहू बड़े व्यापारिक घराने से हैं, 100 साल से उनका परिवार बिजनेस कर रहा है, उनके पास व्यापार का पैसा हो सकता है, सरकार जांच कर ले। लेकिन आज अधीर रंजन के तेवर बदल गए, अब वो मासूम बन गए। हो सकता है कल को धीरज साहू भी कहें, उन्हें क्या पता नोट कहां से आए, कौन रख गया। वो तो खुद हैरान है, इतना कैश उनके घर में कहां से आ गया। लेकिन जांच के बाद सच सामने आ ही जाएगा, और जब तक जांच चलती रहेगी तब तक नोटों से भरी अलमारियों के वीडियो, नोटों के बंडल से भरे बैग्स के वीडियो बीजेपी कांग्रेस के करप्शन के सबूत के तौर पर पेश करती रहेगी और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होगा। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि बीजेपी ने नोटों के इस खेल को मनी हीस्ट से क्यों कंपेयर किया, मोदी ने इसे क्यों ट्वीट किया। मनी हीस्ट एक थ्रिलर है, यहां स्पेन के रॉयल मिंट पर डकैती को दिखाया गया है। यह परफेक्ट रॉबरी का केस है जो एक वेब सीरीज में दिखाया गया है। एक सीजन में रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से 2.4 बिलियन यूरो चुराए जाते हैं। एक और एपिसोड में बैंक ऑफ स्पेन पर डकैती दिखाई गई है, वहां भी लूटे गए नोटों की भरमार है। ये क्राइम ड्रामा काफी पॉपुलर है और अब जब जब लोग इसे देखेंगे तो उन्हें धीरज साहू के नोटों के बंडल याद आएंगे। फिलहाल एक और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने क्यों कहा कि उन्हें सरकार से ही जान को खतरा है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि केरल की सरकार उनकी जान की दुश्मन बन गई है। पिनराई विजयन की सरकार से उनकी जान को खतरा है। असल में आरिफ मोहम्मद खान के काफिले पर तिरुवनंतपुरम में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हालत यह हो गई कि सड़क पर गवर्नर के काफिले को रोकना पड़ा और आरिफ मोहम्मद खान गाड़ी से उतरकर खुद हमला करने वालों को खदेड़ते नजर आए। यह घटना कल रात की है। आरिफ मोहम्मद खान कल देर रात राजभवन से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। काफिला राजभवन से निकला तो कुछ ही दूरी पर अचानक एसएफआई के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर आ गए। अफरा तफरी मच गई। कुछ प्रदर्शनकारी राज्यपाल की गाड़ी के पास पहुंच गए, चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया। आरिफ मोहम्मद खान ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी के शीशे पर हाथ मारकर उसे तोड़ने की कोशिश की गई। गाड़ी पर कांच की बोतल फेंकी गई। केरल के राज्यपाल ने कहा कि घटनास्थल पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसने हमलावरों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा जब हालात बिगड़ने लगे तो वो खुद गाड़ी से बाहर निकले और इसके बाद पुलिस हरकत में आई
तब विरोध करने वाले वहां से भागे। आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि यह सब मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री पी विजन उन्हें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। What they were doing, they had police is standing by. Why? Not that Kerala police is the inactive police. No, one of the best force in the country. But because of the political reasons, they stand by there. My car has been surrounded, and they were hitting the car with all force. I realized that if I don't come out, then if they are able to break the glass pane, then I will be injured. ADC who is sitting on the front seat, he will be injured. So we decided to get down. And as soon as we get down, they started running. This started day before yesterday, twice in a daytime. While I'm going to attend a meeting and I'm coming back, same place, something happened when I'm going there, one can understand. But when you come back after an hour, same people are there and they are allowed to be there. Who can explain it? Tell me. We are a republic, democratic republic. Here law must prevail. So the laws which are applicable in this case, they have been applied. Earlier, because they were not applied, although 4 years back, when an attempt was made on me at the History Congress, because it was not so, these lawless elements were feeling encouraged. Now it has been done. It's very good. हैरानी की बात है कि गवर्नर के काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद पुलिस ने केस तो दर्ज किया, लेकिन हल्की फुल्की जमानती धाराओं के तहत। जब गवर्नर ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की, डीजीपी को तलब किया, उसके बाद पुलिस ने एसएफआई के 19 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नॉन बेलेबल धाराओं में केस दर्ज किया। लेकिन लेफ्ट फ्रंट के नेताओं ने आरिफ मोहम्मद खान की बात को बिल्कुल सही साबित कर दिया। उन्होंने माफी मांगने के बजाय उल्टे कहा कि आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर की तरह नहीं, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। राज्यपाल का सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है मुख्यमंत्री और केरल सरकार को बदनाम। This is, main business in Kerala, and that is what he made for actually, to criticize the Kerala government and the Chief Minister and the LDF government. So that is the one and only business which this great gentleman is doing nowadays. And he practically made this Rajbhavan a camp house of BJP. And recently he nominated 17 people to the Senate of Kerala University. From where did he get these names? So the thing is that he is acting as a BJP agent, and you can expect many more such statements. He may even file case against the Kerala ministers. I'm just doubting that. So no point in that. Let us don't waste by talking about the Kerala governor. केरल की लेफ्टिनेंट सरकार के साथ आरिफ मोहम्मद खान की टकराव कोई नई बात नहीं है। कुछ बिलों को रोकने की शिकायत लेकर पिनराई विजयन की सरकार गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। इसके बाद यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट्स को लेकर झगड़ा कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के फैसले को सही ठहराया। इसलिए केरल सरकार फ्रस्ट्रेटेड है, गवर्नर से नाराज है, और इसके बाद अगर गवर्नर के काफिले पर हमला हो जाए तो फिर शक की सुई सरकार की तरफ जाना लाजमी है। वैसे भी राज्यपाल की सिक्योरिटी चीफ मिनिस्टर के लेवल की होती है। इसके बाद भी अगर प्रदर्शनकारी आरिफ मोहम्मद खान की गाड़ी तक पहुंच जाएं तो यह साजिश नहीं तो और क्या है। पुलिस खामोश क्यों खड़ी रही? रूट को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? और पुलिस ने अब तक हमला करने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल बहुत गंभीर हैं
और केरल की सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा आज शरद पवार ने अपने जन्मदिन पर कांग्रेस से क्या रिटर्न गिफ्ट मांगा। आज शरद पवार का जन्मदिन है, सबसे पहले तो उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन शरद पवार का जन्मदिन, ये मौका आज खबर बन गया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ एक मंच पर आईं। कांग्रेस ने इस मौके का इस्तेमाल विरोधी दलों के अलायंस की बात को आगे बढ़ाने के लिए किया। शरद पवार के भतीजे रोहित पवार एनसीपी की युवा संघर्ष यात्रा निकाल रहे थे। 800 किलोमीटर की ये यात्रा आज नागपुर में शरद पवार की मौजूदगी में उनके बर्थडे के समारोह में खत्म हुई। इस यात्रा के समापन समारोह में कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत मौजूद थे। सबने पवार साहब की तारीफ की, लेकिन दिग्विजय ने बड़ी चतुराई से इस मौके पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी की याद दिलाई। दिग्विजय सिंह ने कहा, नरेंद्र मोदी की गारंटी को तो हवा हवाई है, शरद पवार की गारंटी पक्की होती है, इसलिए अब पवार जल्दी से जल्दी इंडिया अलायंस की बात को आगे बढ़ाएं, जल्दी से जल्दी सीटों का बंटवारा कराएं, जिससे 2024 में मोदी को हराया जा सके। गारंटी देना उनकी एक आदत हो गई है, लेकिन गारंटी वो बदलती रहती है। हर दिन नई गारंटी देते हैं और पुरानी गारंटी भूल जाते हैं। इसलिए इन सब के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। शरद पवार साहब हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो कहा है सो किया है, और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि देश की राजनीति में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हर पार्टी के लोग इज्जत करते हैं, वो माननीय शरद पवार साहब हैं। 2024 के चुनाव सामने आने वाले हैं और 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस पार्टनर्स को जल्दी से जल्दी सीटों का बंटवारा करने के बाद हमें जल्दी से जल्दी हमारी जो नीतियां हैं उसके बारे में उजागर करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि यदि सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ लिया तो हम लोग सफल हो जाएंगे। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दिग्विजय सिंह का बयान इसी तरह का है। कांग्रेस शरद पवार से कह रही कि इंडिया अलायंस की बात आगे बढ़ाएं, सीटों का बंटवारा जल्दी करो। हकीकत यह है कि शरद पवार और ममता बनर्जी यही बात 3 महीने पहले कह रहे थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने इस मामले को लटकाया। कांग्रेस को लगता था कि वो 3 राज्यों में चुनाव जीत जाएगी, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, इसलिए कांग्रेस 3 महीने से अलायंस की मीटिंग को टालती रही। अब खेल बिगड़ गया तो वापस अलायंस की बात याद आ रही है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।